नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। सुप्रभात और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं श्रावस्ती से आई खबर के साथ। श्रावस्ती में वकीलों के चैम्बर में भीषण आग की खबर है। तहसील परिसर में बने वकीलों के चैम्बर की बात करें तो वो जल करके खाक हो चुका है। जमुना तहसील परिसर में आग से हड़कंप मचा। ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी बताया जा रहा है। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन आप इस आग की लपटों को देखकर बता ही नहीं सकते कि आखिरकार ये आग जहां लगी वो जगह थी क्या। ये वकीलों का चैम्बर था जो बुरी तरीके से जल करके खाक हो चुका है। जमुना तहसील परिसर में बना ये वकीलों का चैम्बर था और इसमें बताया ये जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी और उसके बाद चैम्बर में भी आग कुछ इस कदर फैली। बड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। तहसील परिसर में यह वकीलों का चैम्बर बना जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये जल करके खाक हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है सिवाय खाक के। बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके बाद ये यहाँ आग फैली और विकराल रूप ले लिया। बहुत मशक्कत करनी पड़ी इस आग को बुझाने के लिए और जब तक आग बुझती पूरा चैम्बर खाक हो चुका था। देखिए, अफरा तफरी का माहौल रात का वक्त दिखाई दे रहा है। श्रावस्ती की ये तस्वीरें हैं। तहसील परिसर में बना हुआ था वकीलों का चैम्बर, लेकिन शॉर्ट सर्किट के बाद जिस तरीके की आग भड़की, आप अंदाजा लगाइए यहाँ कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ जल करके खाक हो चुका है। और उधर फतेहपुर में पुआल लदे ट्रैक्टर ट्रॉली में अचानक आग लग गई। बताया ये जा रहा है कि सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र में पुआल यानी पराली से लदा ट्रैक्टर ट्रॉली ऊपर से गुजर रहा था, तभी हाई टेंशन लाइन को ये ट्रैक्टर ट्रॉली छू गया, जिससे ये तस्वीरें सामने आई। सभी जानते हैं कि पुआल या पराली में एक चिंगारी काफी होती है, सूखी होती है और जिस तरीके से एक चिंगारी हाई टेंशन लाइन से इसमें आए, कैसा मंजर रहा। ये देखिए, चारों तरफ धुआं ही धुआं। देखते ही देखते पूरी ट्रैक्टर ट्रॉली आग की जद में। मौके पर अफरा तफरी का माहौल। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर आई, तब जाकर के इस आग पर काबू पाया जा सका। फतेहपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर पराली से लदा ये ट्रैक्टर ट्रॉली था और हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने के बाद एक चिंगारी और उसके बाद की स्थिति जो है वो आपके सामने। यहां फायर ब्रिगेड ने आग को बुझाया। और आगरा से खबर है, पूर्व मंत्री जीएस धर्मेश ने थाने पर धरना दिया है। थाना सदर के बाहर धरने पर बैठ गए जीएस धर्मेश और पुलिस पर क्षेत्र की जनता की समस्या को ना सुनने का आरोप लगाया। सैकड़ों समर्थकों के साथ विधायक जीएस धर्मेश ने धरना दिया। इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार दहिया को निलंबित करने की मांग की। कैंट से भाजपा विधायक है जीएस धर्मेश, थाने का घेराव कर लिया, समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। कहना यह है कि थाने में सुनवाई नहीं हो रही है, जनता की समस्याओं की सुनवाई नहीं हो रही है। कैंट से विधायक है जीएस धर्मेश। सैकड़ों समर्थकों के साथ विधायक ने इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार को निलंबित करने की मांग को लेकर धरना दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर समझाने की, बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन थाने से ऐसी तस्वीर। और उधर आगरा में ताजमहल के पूर्वी गेट पर दो सांडों की लड़ाई हुई और देखते ही देखते मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। ताजमहल के पास आवारा पशुओं को रोकने के लिए प्रशासन फेल साबित होता दिखता है। ऐसे में कभी भी कोई हादसा हो सकता है। काफी देर तक ये दोनों सांड लड़ते रहे, लेकिन जरा सोचिए कि ताजमहल जहां पर पूरी दुनिया से पर्यटक आते हैं, जाहिर तौर पर वो ताजमहल को देखने के लिए आते हैं, लेकिन वहां बुल फाइट का माहौल बना हुआ है। थोड़ा ढीला। तो देख रहे हैं आप कि दो सांडों की लड़ाई और आसपास के लोग, भले ही ये मनोरंजन का विषय लग रहा हो, लेकिन अगर ये बिदक गए, आसपास के लोगों पर हमलावर हो गए, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मथुरा से खबर है, तेलंगाना एक्सप्रेस से प्लेटफॉर्म के नीचे एक शख्स के गिरने की खबर। ट्रेन पर चढ़ते वक्त पैर फिसला और उसके बाद वो प्लेटफॉर्म से नीचे गिरा। दिल्ली से झांसी जा रही थी ये ट्रेन। सुनील कुमार नाम का ये शख्स बताया जा रहा है। जीआरपी के जवानों ने बड़ी तेजी दिखाते हुए इस शख्स की जान बचा ली। इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है। चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश में था ये शख्स जिसका नाम सुनील बताया जा रहा है और पैर फिसला प्लेटफॉर्म से, फिर
मौके पर जीआरपी की टीम ने बचाने की कोशिश की है। शख्स को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम योगी हिमाचल प्रदेश में चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। सीएम योगी की हिमाचल प्रदेश में 3 चुनावी जनसभाएं हैं। सीएम हमीरपुर की भोटा, मंडी की सकराघट और इसके साथ ही सोलन में भी एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको पता है हिमाचल प्रदेश में कुल 68 विधानसभा सीटों के लिए 12 नवंबर को मतदान होना है, जिसके नतीजे 8 दिसंबर को आ जाएंगे। तो स्टार प्रचारक की भूमिका में रहेंगे आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस भूमिका में वो पहुंचेंगे 3 जगहों पर हिमाचल प्रदेश में, जहां उनकी ताबड़तोड़ 3 चुनावी जनसभाएं हैं। संबोधित करेंगे इन तीनों जनसभाओं को। और आगे बढ़े बात करें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अग्निशमन विभाग, नागरिक सुरक्षा विभाग और कारागार विभाग की समीक्षा की, जहां मंगलवार ये सारी समीक्षा के दौरान सीएम ने अधिकारियों से कई मंत्रणा के बाद उन्हें दिशा निर्देश भी दिया, जिसके तहत अब नगरीय निकाय में सिविल डिफेंस की इकाई का गठन होगा। सीएम ने कहा कि सिविल डिफेंस के महत्व और उपयोगिता को समझते हुए सभी 75 जिलों तक विस्तार किया जाना जरूरी है। इसके साथ ही जेलों में सुधार को लेकर सीएम योगी ने बड़ा कदम उठाया। यूपी में जल्द ही ओपन जेल, हाई सिक्योरिटी जेल खुलेगी। इसके लिए अधिकारियों को जगह चिन्हित कर विधिवत प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सीएम योगी ने प्रदेश में केंद्र सरकार की तर्ज पर मॉडल फायर एंड इमरजेंसी एक्ट को जल्द लागू किए जाने की बात कही। सीएम ने इस बात पर जोर दिया है कि बहुमंजिला इमारतों में हर हाल में अग्नि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने ही चाहिए। संभल से खबर है, पूर्व यूपी में एआईएमआईएम अध्यक्ष को धमकी मिली है। शौकत अली को गोली मारने की धमकी मिली है, जहां शौकत अली को जुबान काटने की भी उनको धमकी दी गई है। बड़ी खबर संभल से, जहां एआईएमआईएम के अध्यक्ष शौकत अली है। देखिए, उन्हें इस तरीके से धमकी मिली है। आपको बताएं, एआईएमआईएम ने कल ही निकाय चुनाव के लिए अपने पहले लिस्ट को जारी किया है और अब यह खबर मिल रही है संभल से। तो निकाय चुनाव को लेकर सियासी पार्टियों ने तैयारी तेज की है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अलग अलग शहरों में बैठक करेंगे। इसके चलते आज बरेली में भूपेंद्र चौधरी पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, ये खबर आ रही है। वहीं हाथरस में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ मंथन करेंगे, मंत्रणा करेंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी निकाय चुनाव के मद्देनजर सक्रियता बढ़ा दी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज पार्टी दफ्तर पर बैठक करेंगे। जिला और महानगर अध्यक्ष के संभावित नामों पर चर्चा होगी। तो वहीं निकाय चुनाव के कई दावेदार भी अखिलेश यादव से मुलाकात कर सकते हैं। इसके साथ ही सपा ने 2 पन्ने का फॉर्म जारी किया है। जीते हारे प्रत्याशी निवर्तमान जिला महानगर अध्यक्ष के साथ ही तमाम बड़े नेता इस फॉर्म को भरवा रहे हैं। उसे आज से सपा मुख्यालय में जमा किए जाने का सिलसिला भी शुरू होगा। वहीं निकाय चुनाव के सहारे कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी आज से 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले कानपुर, उसके बाद झांसी, फिर ललितपुर में बैठकों का आयोजन होगा। इसके साथ ही सभी प्रांतीय अध्यक्ष भी आज से निकाय चुनाव को लेकर जगह जगह बैठक करेंगे। और अब बात गोला की चुनावी जंग की। ये वो सीट है जिसके लिए सपा और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। लेकिन अब गेंद जनता के पाले में है, क्योंकि गोला में किसका गेम ओवर होगा और कौन गोला की गद्दी पर राज करेगा, इसका फैसला 3 नवंबर को गोला विधानसभा की जनता करेगी। लेकिन इस चुनाव की धमक आने वाले कई चुनाव में सुनाई देगी। गोला में कौन करेगा खेला, किसका होगा गेम ओवर। थम गया प्रचार, अब वोटिंग का इंतजार।
सहानुभूति के नाम पर वोट, प्रचार के आखिरी दिन बयानों की चोट। लखीमपुर की गोला विधानसभा सीट पर साइकिल दौड़ेगी या कमल खिलेगा, ये सवाल इस वक्त पूरा प्रदेश पूछ रहा है, क्योंकि जिस एक सीट के लिए सपा और भाजपा ने अपने अपने महारथियों की फौज उतार दी थी, जिस एक सीट के चुनाव को नाक की लड़ाई बना लिया गया, अब उस सीट पर प्रचार थम गया है और अब 3 नवंबर की तारीख का इंतजार है जब वोट डाले जाएंगे। लेकिन प्रचार के आखिरी दिन सपा और भाजपा ने पूरी ताकत झोंकी। एक तरफ भाजपा के प्रत्याशी अमन गिरी थे, तो दूसरी तरफ सपा के उम्मीदवार विनय तिवारी। ये दोनों ही सहानुभूति के जरिए जनता का दिल जीतना चाहते हैं, क्योंकि अमन गिरी जहां अपने पिता अरविंद गिरी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जिनके निधन के बाद ये उपचुनाव हो रहा, वहीं दूसरी तरफ सपा प्रत्याशी विनय तिवारी भी गोला सीट के जरिए सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने की बात कर रहे हैं। मतलब दोनों ही उम्मीदवार जनता के इमोशन को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं कि पूरी लगे हुए हैं, सब लोग इसलिए आ रहे हैं कि पिताजी के साथ जो उनके संबंध थे उसका सम्मान वो लोग रख रहे हैं। उनको पूरी पार्टी को भी दुख है पिताजी के जाने का, जिस तरीके से जनता को दुख है उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी हमारे साथ उस सुख दुख में साथ में खड़ी है। इसका मैं उनसे बहुत बहुत आभार। ये चुनाव हम लोगों का लक्ष्य है माननीय नेताजी को श्रद्धांजलि देना, तो ये हर एक कार्यकर्ता ने मन बना रखा है कि ये सीट हम लोग माननीय नेताजी को श्रद्धांजलि के रूप में भेंट करेंगे। ये तय है कि समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा। गोला की ये सीट सपा और भाजपा दोनों के लिए नाक की लड़ाई बन गई है। चुनाव जीतने के लिए दोनों ही तरफ से माइंड गेम खेला जा रहा। सपा जहां भाजपा पर चुनाव जीतने के लिए धन बल और प्रशासनिक ताकत के इस्तेमाल का आरोप लगा रही, तो भाजपा इसे सपा के आरोप को हार का बहाना बता रही। विपक्ष तो हमेशा बहाना करता है, षड्यंत्र करता है। आपने देखा होगा चुनाव लखीमपुर खीरी में चल रहे हैं, गोला गोकर्णनाथ में चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ट्वीट पर अभी से अपनी हार के लिए बहाना ढूंढने लग गई है, अभी से ढूंढने लग गई है। अभी से कहना शुरू कर दिया उसने कि वहां पर अब पहले तो ईवीएम को दोषी ठहराते थे और अब कहने लग गए कि देखिए तो जबरदस्ती चुनाव जीता जा रहा है। पार्टी के नेतृत्व का जो काम है, हमारी सरकारों का जो काम है, उन कामों के प्रति जनता का विश्वास है और उस विश्वास के आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि पिछली बार से ज्यादा मतों से भाजपा जीतेगी। लेकिन एक विधानसभा सीट के लिए जिस तरह से सपा और भाजपा ने ताकत लगाई, उससे सवाल बड़ा हो गया कि अगर उपचुनाव में ये हाल है तो निकाय चुनाव में क्या होगा, क्योंकि भाजपा की तरफ से गोला सीट के लिए न सिर्फ 40 स्टार प्रचारक मैदान में उतारे गए, बल्कि खुद सीएम योगी प्रचार करने पहुंचे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी 27 अक्टूबर से गोला में डेरा डाले हैं। दूसरी तरफ सपा ने भी गोला में गोलबंदी के लिए 50 के करीब विधायक और पूर्व विधायकों को मैदान में उतारा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की तरह सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल लगातार गोला में डटे हैं। मुझे विश्वास है कि जो हमारी सरकारों ने काम किए हैं, विकास के काम, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले लगभग 5.5 वर्षों में जो विषय हम लोगों ने जनता के बीच में रख के हमने जनता के विकास के लिए काम किए हैं, तो मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि गोला की जनता का आशीर्वाद और इसने हमें मिलेगा। हमने इतने दिनों में ये देखा कि ये चुनाव सरकार बनाम जनता है, सरकार बनाम जनता है, जनता ये चुनाव लड़ रही है। जिस तरीके से हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि जनता यहाँ बहुत ही आक्रोशित है भाजपा के दोहरे चरित्र से। भाजपा ने सभी वर्गों को बहुत दुख दिया, बहुत परेशानी दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि गोला के इस चक्रव्यूह को कौन पार करेगा, क्योंकि 2012 में परिसीमन के बाद जब इस सीट पर चुनाव हुआ तो सपा ने इसे जीता और भाजपा तीसरे नंबर पर थी। लेकिन 2017 और 2022 में भाजपा ने ऐसी चाल चली कि न सिर्फ भाजपा का कमल खिला, बल्कि जीत का मार्जिन बढ़ता चला गया। 7 महीने पहले भाजपा ने गोला की सीट को 29,000 वोटों से जीत लिया। ऐसे में सवाल बड़ा है कि अब सपा भाजपा के इस मार्जिन को खत्म कर रामपुर और आजमगढ़ का हिसाब पूरा कर पाएगी या अखिलेश यादव की कमी फिर खल जाएगी, क्योंकि अखिलेश यादव ने रामपुर और आजमगढ़ में भी प्रचार नहीं किया था। नतीजा, सपा अपने दोनों गढ़ हार गई। अब सबकी नजर 3 नवंबर की तारीख पर टिकी है, जब जनता अपने वोट से भाजपा के अमन गिरी और सपा के विनय तिवारी के भाग्य का फैसला करेगी और फिर 6 नवंबर को पता चलेगा कि गोला की जनता ने किसे चुना और किसे नकारा। लखीमपुर की गोला सीट से एबीपी गंगा के लिए
नवीन अवस्थी की रिपोर्ट। अब बात करते हैं जयंत चौधरी के उस खुलासे की जिससे सूबे की राजनीति में भूचाल आ गया है, क्योंकि आजम खान को 3 साल की सजा हुई तो 30 घंटे के भीतर उनकी विधायकी चली गई। लेकिन 20 दिन पहले 2 साल की सजा भाजपा के एक विधायक विक्रम सैनी को भी हुई, लेकिन उन पर कोई एक्शन ही नहीं हुआ। और इसी को लेकर के एक चिट्ठी जयंत चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को लिखा है, जिसमें पूछा है कि बीजेपी विधायक पर कार्रवाई कब होगी, और इस पर चौधरी बनाम चौधरी की जंग शुरू हो गई है। जयंत ने दी आजम की दुहाई, भाजपा विधायक पर कब कार्रवाई। भाजपा एमएलए विक्रम सैनी का केस, यूपी में सियासत हुई तेज। सपा नेता आजम खान इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत के केंद्र में है, क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई तो 30 घंटे के भीतर उनकी विधायकी चली गई। और अब आजम खान की दुहाई देते हुए रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने भाजपा के विधायक विक्रम सैनी को मिली 2 साल की सजा का जिक्र करते हुए सवाल किया कि आजम खान की विधायकी सजा के 2 दिन बाद चली गई, लेकिन विक्रम सैनी पर कार्रवाई कब होगी। दरअसल मुजफ्फरनगर के खतौली से भाजपा विधायक विक्रम सैनी को 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे के लिए स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने 11 अक्टूबर 2022 को जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत 2 साल की सजा सुनाई थी। अब इसी सजा को लेकर जयंत चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को चिट्ठी लिखी है। जयंत चौधरी ने जो पत्र लिखा है विधानसभा अध्यक्ष को, उसमें साफ तौर पर कहा है कि जनप्रतिनिधि कानून के तहत अगर आजम खान को सजा हुई, उनकी सदस्यता चली गई, तो बीजेपी विधायक की सदस्यता अब तक क्यों नहीं गई, क्यों उनकी सीट को रिक्त नहीं घोषित किया गया है। और यही मांग विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से जयंत चौधरी ने की है। लेकिन जो कानून के जानकार हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि 2 साल से अगर अधिक की सजा होती है तब सदस्यता रद्द होती है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या जयंत की इस चिट्ठी पर संज्ञान लेते हुए सतीश महाना भाजपा विधायक विक्रम सैनी पर एक्शन लेंगे, क्योंकि अब इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी विक्रम सैनी का ये कहते हुए बचाव कर रहे कि 2 साल की सजा पर यह नियम लागू नहीं होता। अगर 2 साल से ज्यादा की सजा होती तो आजम खान वाला नियम विक्रम सैनी पर लागू होता। जो व्यवस्था है, जैसी जानकारी मुझे है, उसमें 2 साल से अधिक जिन लोगों को सजा होती है उनकी सदस्यता जाने का प्रावधान है। और जयंत चौधरी तो बड़े नेता हैं, बड़े पढ़े लिखे भी हैं, उनको किसी ने सही जानकारी नहीं दी क्या? अब मुझे ऐसा ही लगता है, ऐसे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई सदस्यता वाले मामले में 2 साल से ज्यादा वाला नियम लागू होता है, क्योंकि कानून के जानकारों की माने 2 साल की सजा होने पर भी सदस्यता चली जाती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में सेक्शन 8 डील करता है डिस्क्वालिफिकेशन इन केस ऑफ कन्विक्शन एंड सेंटेंस। बाकी हर उन ऑफेंसेस की जो कि सेक्शन 1 और 2 में मेंशन नहीं है, सब सेक्शन 1 और 2 में, यानी और बाकी किसी भी ऑफेंस में यदि सजा होती है which shall, if it is not less than 2 years, then the person stands disqualified. यानी कानून की मंशा ये है कि यदि 2 वर्ष या उससे ज़्यादा की सजा है तो डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट होगा। और अब सवाल बड़ा है, क्या ये बात जयंत की चिट्ठी के साथ खत्म हो जाएगी, या फिर जयंत की इस चिट्ठी पर समाजवादी पार्टी भी कदम ताल करेगी? क्योंकि जो बात लीगल एक्सपर्ट ने कही, अगर वो सही है तो भाजपा विधायक विक्रम सैनी की भी मुश्किल बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात योगी सरकार के मिनिस्टर के मिडनाइट मिशन की। जी हां, सीतापुर में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने रात में ही मुंशीगंज बंदीपुर मार्ग का निरीक्षण किया और खामियां मिलने पर जितिन प्रसाद ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई। इतना ही नहीं, पीडब्ल्यूडी मंत्री ने खुद ही इंच टेप उठाया, सड़क को नापते दिखाई दिए, अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाते दिखाई दिए। मंगलवार को जब मंत्री जितिन प्रसाद ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की तो आपको बताएं कि सीएम योगी ने 15 नवंबर तक प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद यह भी देखा जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितिन प्रसाद एक्शन में है। मीटिंग से काम नहीं चलेगा, इसीलिए वो देर रात सड़क पर उतरे और खुद देखा कि सड़क की गुणवत्ता क्या है, क्योंकि जब डेडलाइन दी जाती है तो माना यह जाता है कहीं खाना पूर्ति तो नहीं हुई गड्ढों को भरने की।
खबर बरेली से है, जहां करीब 700 प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनकी इमारतें न सिर्फ जर्जर हैं, बल्कि पढ़ाई के लिए फर्नीचर की व्यवस्था तक नहीं है। और यही वजह है कि बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी की माने तो इन स्कूलों में फर्नीचर की व्यवस्था की जा रही है, साथ ही और शहर का नाम। तो बेसिक शिक्षा मंत्री कहते हैं कि साथ ही फर्नीचर की व्यवस्था तो हो, जर्जर बिल्डिंग में अब स्कूलों को शिफ्ट भी जल्दी किया जाएगा, लेकिन सारी योजनाएं भविष्य में हैं। जो वर्तमान है वो आपके सामने है। ये खपरेल दिखाई दे रहा है, इसके नीचे जमीन पर बैठ के बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। जनप्रतिनिधियों द्वारा इससे पूर्व भी बाकी स्कूलों में फर्नीचर दिया गया। इस बार हम लोगों ने फिर विस्तृत एक सूची बनाई है विधानसभा वार कि कौन सा स्कूल किस विधानसभा में है और वहाँ पे फर्नीचर की क्या स्थिति है। तो सभी जनप्रतिनिधि हमारे जितने भी हैं उनसे वार्ता भी हो गई है। उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया कि नहीं, आप सूची हमें भेजिए और विधायक निधि से हम जो है फर्नीचर उपलब्ध कराएंगे। ये जो स्कूल है काफ़ी जर्जर व्यवस्था में है। क्लास 5 तक ये स्कूल चलता है। बच्चे जो हैं यहाँ पर मजबूर हैं ज़मीन पर बैठकर पढ़ने को, क्योंकि यहाँ पर फर्नीचर की व्यवस्था नहीं है। ये गरीब घरों के बच्चे यहाँ पर इसी वजह से पढ़ने को मजबूर हैं, क्योंकि इनके पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूलों में या कॉन्वेंट स्कूलों में इनकी शिक्षा करवा सकें। ऐसे में सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाला समय सर्दियों का समय आ रहा है और तब जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है उस दौरान भी इन बच्चों को यहाँ पर बैठकर पढ़ना होगा, क्योंकि इनके पास फर्नीचर नहीं है। कैमरामैन पंकज शर्मा के साथ अनूप कुमार मिश्रा, एबीपी गंगा, बरेली। चित्रकूट में सिस्टम में भ्रष्टाचार का दीमक लगा और ये समझिए कि यूपी सरकार की ओर से भूगर्भ के जल स्तर को सुधारने के लिए खेत तालाब योजना चलाई गई, जिसमें घोटाले की अब्बू आ रही है। आरोप यह है कि किसानों के खेतों में तालाब बनाने के लिए सरकारी धनराशि का आवंटन किया गया, लेकिन अधिकारियों की कारगुजारी के चलते इस योजना के तहत होने वाले काम सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। मानिकपुर तहसील के कई गांव ऐसे हैं जहां भूमि संरक्षण विभाग के अधिकारी ने साठगांठ करके करोड़ों रुपए का बंदर बांट कर लिया। तहसील के देवकली, बगरेही और पकारो गांव जैसे कई ऐसे गांव हैं जहां पर खेत तालाब योजना क्रियान्वयन के लिए लाखों रुपए देने जाने के बाद भी तालाब के दर्शन नहीं हो सकते। 4 हुए हैं यहाँ पे तालाब, यहाँ हुए हैं, लेकिन ज़मीन में खोदा नहीं गया है यहाँ पे अभी तक। ये हम चाहते हैं कि ये योजना हम लोगों को भी मिले कि अपने खेत में हम भी काम करवाएं, लेकिन विभाग में जाते हैं प्रथम इकाई में, लेकिन वहाँ से वापस किए जाते हैं कि भाई कमीशन नहीं दे पाते हम। और यहाँ जितने भी अभी तक हुए जिन लोगों ने कमीशन दिया है उनका काम हो रहा है। इसमें जो हमारा लक्ष्य प्राप्त हुआ था 1118 का लक्ष्य प्राप्त हुआ था, जिसमें काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया था, लेकिन अंतिम में जब फाइनली अपलोड किए हैं सारे डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड हैं वो 945 लोगों ने अपलोड किए थे, लेकिन सब जगह पे अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ है। सिर्फ 617 जगह पे काम स्टार्ट हो पाया है और उन्हीं लोगों को उनकी प्रगति के अनुसार अलग अलग जो संख्या है उसमें उन लोगों को, जैसे कच्चा कार्य प्रारंभ किया है 250 जगह पे, कच्चा कार्य खत्म हो गया है 259 जगह पे और पक्का कार्य जो खत्म हुआ है वो केवल 108 जगह पे हुआ है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के भूमि संरक्षण विभाग का एक बड़ा घोटाला सामने आया है। चित्रकूट के किसानों को विभाग द्वारा धनराशि आवंटित की गई थी कि वो अपने खेतों पे यहाँ पे एक तालाब बनाएं और तालाब बना करके वाटर रिचार्जिंग का काम करें, जिससे यहाँ के खेतों को पर्याप्त जल मिल सके। लेकिन जब हमारी टीम ने मौके पे जाके देखा तो चित्रकूट के किसी भी खेत पे यहाँ तालाब देखने को नहीं मिले। इस वक्त हम मौजूद हैं चित्रकूट के देवकली गांव में। देवकली समेत बगरेही और 1 दर्जन से ज़्यादा गांव ऐसे हैं जहां पे खेतों में कहीं भी तालाब नहीं बना है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जहां तक आपकी नज़र जाएगी वहां सिर्फ खेती ही खेती नज़र आ रही है। किसी भी खेत में कहीं भी कोई भी तालाब नहीं खोदे गए हैं और ऐसे में विभाग के द्वारा कागज़ों में ज़रूर तालाब को बहाया गया है। अब देखना यह होगा कि कब सरकार ऐसे लापरवाह और ऐसे रिश्वतखोर अधिकारियों पर शिकंजा कसती है। ज़ियाउल हक, एबीपी गंगा, चित्रकूट।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।